तो आज की ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा दुखदाई हो और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका जो दुख है वो और भी ज़्यादा उजागर हो जाए। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके से आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। पिछले कुछ वीडियोस से अभी करंट WWE का जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करके हम सारे ही लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिक हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कि WWE में आज से कुछ टाइम पहले हुआ करती थी, लेकिन अब WWE वैसी नहीं रही है। और हाँ, ये मैं बताया था कि ये वीडियो कोई विंस मैकमैन के एरा वर्सेस ट्रिपल एच के एरा का कंपैरिजन नहीं है। अब ऑब्वियसली क्योंकि जिस जमाने की हम बात करेंगे वो जमाना एक विंस मैकमैन का था और अब का जमाना ट्रिपल एच का है, तो ऐसा लग सकता है कि ये दोनों का सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल तब की WWE जो कि कुछ टाइम पहले हमको पसंद आती थी और अब जो चीजें WWE में चेंज हुई हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मुद्दे के ऊपर आते हैं जो कि है WWE की स्लो पेस वाली स्टोरी। अब देखो कैसे होता है, जब विंस मैकमैन का टाइम था, अगेन मैं बोल रहा हूँ विंस और ट्रिपल एच का कंपैरिजन है नहीं, लेकिन लग सकता है आपको पूरा पूरा, क्योंकि हम उन्हीं दोनों एरा की यहाँ पे अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जब विंस मैकमैन का टाइम हुआ करता था तो स्टोरी के बारे में ये बोला जाता था कि उसमें डेप्थ नहीं है, इसको बहुत ज्यादा WWE डीप में जाके कुक नहीं करती, बहुत जल्दी फास्ट पेस पर चीजें हो जाती हैं। तो एक स्टोरी को दिमाग में सेटल होने का ऐसा चाहते थे फैंस कि हमें टाइम मिले। अब के टाइम में वो चीज हुई है, लेकिन वो स्टोरीज इतनी ज्यादा स्लो हो गई हैं कि अगर उसका एंड अच्छा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि इतने कुछ हफ्तों से जो हमने स्टोरी में इन्वेस्ट किया था उसका तो कुछ मजा आया ही नहीं। लेकिन वही विंस मैकमैन के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे शॉर्ट में भी स्टोरीज चलती थी और हमेशा हर एक हफ्ते शो में कुछ ना कुछ केओस हमको ज्यादा टाइम मिलता था। मतलब अगर शो बेकार है तो वो बेकार होता था, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें कुछ ऐसी होती थी जिसके बारे में लोग बात करते थे कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। मतलब ऑब्वियसली अगर बुरा है तो बुरा वाले सेंस में ही बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हैपनिंग्स जो है वो शोज में होती रहती थी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी ये सोचते सोचते आया कि एरिक रोवन की एक स्टोरी लाइन चली थी जिसमें वो केज के अंदर एक वो मकड़ी सा कुछ तो लेके आए थे। अब उसकी पूरी स्टोरी कैसे चलाई थी उन्होंने कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। अब जब एंड में जाके वो निकला तो वो था एक मकड़ी, और उसके बाद वो स्टोरी को ड्रॉप भी कर दिया। तो देखो स्टोरी बहुत ही अजीब सी ये शुरू करी थी, एंड भी इसका अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टोरी है जो अब तक मेरे दिमाग में है। तो इसका मतलब विंस मैकमैन के अंदर ये तो खूबी थी कि वो स्टोरी को काफी फास्ट पेस पर चलाते थे, ऐसे 2-4 हफ्तों में ही काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती थी उसकी, और फैंस को बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता था। और आपको पता है जब फैंस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाए किसी स्टोरी का और उसके बाद जाके अगर वो अच्छी नहीं निकलती तो फिर फैंस को जो है उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे एक स्टोरी जेसन जॉर्डन वाली भी थी, उनको कर्ट एंगल का बेटा बना दिया था। ऐसी वाली स्टोरी लाइन अब के टाइम पर नहीं होती, क्योंकि ट्रिपल एच का स्टोरी लाइंस को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा अलग है इससे पहले विंस मैकमैन जिस तरीके से कंपनी को देखा करते थे। फिर दूसरी चीज यहां पर है विंस मैकमैन का इस बिजनेस को लेकर पैशन। अब देखो ये बात सबको पता है कि WWE इज अ बिजनेस, ये हम मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं। पता है कि अगर इनको पैसे आने बंद हो गए तो ये जो बोलते हैं कि हाँ फैंस के बारे में, ये फैंस के बारे में, वो उससे किसी को वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। और ये रियलिटी भी है, सिर्फ WWE के बिजनेस की भी की नहीं, हर एक बिजनेस की, कि वो सर्व तो करते हैं लेकिन अपने घाटे में जाके तो भैया कोई भी सर्व नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को अपना घर परिवार चलाना होता है। लेकिन विंस मैकमैन का ये जो मनी माइंडसेट है वो इतना ज्यादा नहीं था जो अब के टाइम में हो चुका है। और ऑब्वियसली इसमें सिर्फ ट्रिपल एच का लेना देना नहीं है, इसमें TKO का लेना देना है। इसको अगर मैं बेस्ट तरीके से एग्जांपल देके बताऊं तो अपना, जैसे मैंने बैठक इवेंट किया, उससे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन वो था प्यार कि भाई ये सब्सक्राइबर्स लोग हैं, इनके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए, इतने टाइम से सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो। वो पैसा बनाने के लिए नहीं था, वो मजे के लिए था। तो वो कहां से आता जब आपका पैशन होता है उस चीज को लेके, और वो विंस मैकमैन का था। इसलिए उन्होंने पैसे को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज तो किया, लेकिन इस लेवल पर नहीं किया कि बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज होने लगे। और ये जो आप TKO वाली सारी बात सुनते हो ना कि TKO के आने से ये हो गया वो हो गया, इसका मेन अगर मैं बोलूंगा कि जो इस सारी चीजों का सार बनता है, जो समरी बनती है, वो यही है कि उनका पैशन जा चुका है, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि अगर हमने इतना पैसा डाला है तो कितना आ रहा है। लेकिन विंस मैकमैन इस तरीके से नहीं सोचते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि पहले के टाइम में नहीं था, बट अब WWE इस तरीके से चेंज हो गई है। और थर्ड चीज केफेब के बारे में बात करते हैं। देखो केफेब ऐसी टर्म है जिसने मुझे हमेशा से ही एक्साइट किया, बचपन से ही, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर, इवन जब केफेब ब्रेक भी होता था तो वो भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे WWE
24 डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक मैंने आज तक कभी भी किसी डॉक्यूमेंट्री को सबसे पहली बार प्रेस किया होगा या ये वेब सीरीज या मूवीज वगैरह वाला फंडा मुझे थोड़ा समझ में आया होगा तो वो WWE की 24 वाली डॉक्यूमेंट्री से था, क्योंकि उसमें बिहाइंड द सीन जो रेसलमेनिया की आती थी, रॉयल रंबल की आती थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ रेसलमेनिया की तो आती थी, रॉयल रंबल की शायद नहीं आती थी, कभी कभी कोई स्पेशल वो 24 वैसे भी निकाल देते थे, हाँ आती थी रॉयल रंबल की भी शायद। तो अब क्या होता था उसमें हमको बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें पता चलती थी, और साल में एक आध बार ही ऐसा होता था जब वो के फेब को ब्रेक करते थे, तो वो लगता था तब अच्छा। लेकिन अब के टाइम में WWE ने वो जो लाइंस हैं जो पहले बहुत ज्यादा ऐसे हार्श ड्रॉ हुआ करती थी, अब वो लाइंस वहां से मिट चुकी है। अब देखो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि WWE को ज्यादा मेन स्ट्रीम बनना है। अब सोचो, बिल्कुल एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर्स अब क्यों नहीं बनाए जा सकते, चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो। पहला, के फेब अलाइव है नहीं, हर एक मूवमेंट पर हमको ट्रिपल एच के अकाउंट से कहीं किसी की बैक स्टेज वीडियो दिख जाती है, कहीं कोई किसी को बधाइयां दे रहा है चैंपियनशिप जीतने के लिए। और फिर अगर के फेब वाला कैरेक्टर, इमेजिन करो अंडरटेकर आज के जमाने में है और सोशल मीडिया पर उसको WWE के पेज पर कोलैब करना है जहां पे किसी और हॉलीवुड के सेलिब्रिटी से वो मिल रहा है। सोचो अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर भी अपना केफेब नहीं बना सकता, जिसको आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स में से अगर कोई नंबर 1 पर आएगा तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए वो अंडरटेकर होगा। तो अगर अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर वो चीज खुद आज के जमाने में नहीं कर पाता, अगर वो होता तो भाई अब के सुपरस्टार से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेन स्ट्रीम जाने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड ये है कि आपको थोड़े वैसे आइज तो मिल जाएंगे जैसे ये पॉप कल्चर में जाते हैं मिलते हैं, लेकिन फिर अपना कैरेक्टर फिर वो आप स्टोरी में ही मेंटेन कर सकते हो। वैसे अगर आप थोड़े अपने कैरेक्टर से उलट चलेगा तो फिर लार्जर देन लाइफ वाला जो पर्सोना है वो मेंटेन नहीं हो पाता। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि फैंस को कई बार लेट डाउन करता है कि उनको सुपरस्टार को देख के वो सुपरस्टार वाली फील नहीं आती। जैसे ऑरा वर्ड तो आजकल यूज होने लगा है, लेकिन सही में ऑरा वर्ड तो इन सुपरस्टार्स के लिए होगा जो कि पहले केन जैसे रह चुके हैं, अंडरटेकर जैसे रह चुके हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा पीछे ही चले गए, समझ रहे हो। उस टाइम पे फिर भी जैसे जैसे WWE आगे बढ़ती रही, विंस मैकमैन के टाइम पे भी वो चीज़ जो है और ज़्यादा डाइल्यूट होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब के टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है। अब चौथी चीज़ यहाँ पर है WWE का जो मेन सेंटर पॉइंट है किसी भी शोज को बुक करने का, वो होता है अच्छी प्रोफेशनल रेसलिंग देना। जो चीज़ NJPW सालों से कर रही है और WWE से आज भी बेटर कर रही है, कई मायनों में वो चीज़ ऑल एलिट रेसलिंग कर रही है और वो WWE से कर रही है, लेकिन अब वो चीज WWE में भी आना शुरू हो चुकी है। तो अच्छी प्रोफेशनल रेसलिंग का मतलब हर बार ये नहीं होता कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। क्या कोई बंदा पिछले कुछ महीनों में ये बोल सकता है कि WWE में रेसलिंग की क्वालिटी बेकार हुई है? आई डोंट थिंक सो। कोई इस बात के ऊपर बात बनाएगा कि यार इन्होंने रेसलिंग अच्छी नहीं दी, लेकिन क्या उसके बावजूद भी क्या वो बंदा ये कह सकता है कि उसने WWE को देखना पसंद किया है? और जब ये फेक बबल क्रिएट भी नहीं हुआ था ना कि यार रेसलिंग अच्छी देनी चाहिए, मैं तब से बोलता आ रहा हूं कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग सेकेंडरी ही होती है WWE के। अगर आप फील्ड की बात करते हो, इंडस्ट्री की बात करते हो, इस पूरे वर्ल्ड की बात करते हो, आपको पहले क्रिएटिव स्टोरी लाइन देनी होती है और वो चीज WWE करने में फेल रही है। और ये तब हुआ है, जैसा कल परसों वाली वीडियो में बोल भी रहे थे, कि ट्रिपल एच जो है ज्यादा क्रिएटिव स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस देते हैं, अच्छा मैच डिलीवर करना बाद की बात होती है। तो अगर उस वाले तरीके से इनके शोज की बुकिंग चल रही है और उसके बावजूद भी अगर ये हाल है, तो सोचो भाई, फिर तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि WWE को बहुत सारे अपने जो प्लान्स हैं ना सिर्फ चेंज करने की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे एक संशोधन भी करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इस नजरिए से अगर WWE को चलाने के लिए आगे इन्होंने देखा तो चीजें अभी जिस लेवल पे गड़बड़ हो रही है वो आगे जाके और भी ज्यादा हो सकती है। अगेन ट्रिपल एच की बात चल रही है तो एक चीज यहाँ पर यह भी है कि ट्रिपल एच का ऑनलाइन भी एक पर्सोना है, और ये बात तो हम ऐसे बोलते रहते हैं मजाक मजाक में कि हर एक शो के बाद ट्रिपल एच जो है ट्विटर खोल के सब चेक करते रहता है किसने क्या ट्वीट किया। तो ये मेरा खुद अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज 100% सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उनका बुक किया हुआ शो फैंस को अच्छा लगा या फिर नहीं। जैसे कि अभी आप देखोगे भी तो रिसेंटली काफी सारे जब भी कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते, जैसे नेटफ्लिक्स एरा इन्होंने शुरू किया, ESPN एरा इन्होंने शुरू किया, तो वहां पे कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज ट्रिपल एच अपने आप को देते हैं, जो कि काफी सारे लोगों की नजर में सही है भी, काफी सारे लोगों की नजर में सही है भी नहीं, लेकिन मेरे को सही बताऊं तो उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज WWE इज डूइंग गुड। तो अगर वो चीज बढ़िया हो रही है तो उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रिपल एच को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि इंटरनेट पर, ट्विटर पर मेरे बारे में, मेरे बुक किए हुए शो के बारे में फैंस क्या बात कर रहे हैं। और जब आप इस तरीके से शोज को बुक करना शुरू करते हो तो चीजें वहीं पर गड़बड़ हो जाती हैं। वो वाला टाइम याद करो जब विंस मैकमैन ने कोई फैंस के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने इस बेसिस पर अपना कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया कि फैंस इसके बारे में क्या सोचेंगे। भले ही ये बात सही है कि आपको फैंस की सुननी
चाहिए, लेकिन वो पता होनी चाहिए आपको ड्रॉ लाइन कहाँ पे करनी है कि इससे ज़्यादा फीडबैक हमको फैंस का नहीं लेना है। अब वो मुझे भी नहीं पता कि वो डिसाइड कैसे होता है, ये तो आप जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो ही पता चलता है। लेकिन ये एक चीज़ है जो अब के टाइम में WWE में बदल चुकी है, स्पेशली क्योंकि ये बंदा WWE का क्रिएटिव हेड है, और यहाँ पर जब क्रिएटिव हेड की पोजीशन चेंज हुई तभी हमने WWE में अब वाला जो चेंज है वो देखा है। और अगर एज क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच और विंस मैकमैन की हम बात कर ही लें तो विंस मैकमैन के हिसाब से जो चीजें हैं वो कभी भी कैसे भी बदल सकती है। तो थोड़ा मूडी किस्म का आदमी था विंस मैकमैन शोज को बुक करने के लिए। वहीं अगर आप ट्रिपल एच को देखोगे तो भले ही एक सेफ बुकर हैं, और उनके शोज को देख के कभी आप ऐसे हेविली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शो में क्रिएटिव स्टोरी अच्छी नहीं भी है तो मैचेस अच्छे हैं तो फिर है तो एट द एंड वो एक प्रोफेशनल शो ही, प्रोफेशनल रेसलिंग शो, तो फिर आप उसमें उसको बहुत बुरा बैश भी नहीं कर सकते। विंस का ऐसा था कि भाई वो बहुत मूडी आदमी है, या तो आपका उनके शोज को लेके ओपिनियन बहुत अच्छा होगा या फिर वो बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रिपल एच के केस में ये मिड मिड रहते रहते कब चीजें ऐसे नीचे पहुंच गई वो पता भी नहीं चला। और अगर इसको थोड़ा समराइज करें इस तरीके से तो बोलना ये सही रहेगा कि ट्रिपल एच ब्रिंग्स स्ट्रक्चर बट विंस मैकमैन वाज ब्रिंगिंग मैडनेस टू दिस इंडस्ट्री। क्योंकि अगेन जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि विंस मैकमैन के टाइम पे हैपनिंग्स बहुत ज्यादा होती थी और कई बार वो बहुत बकवास भी होती थी कि ये वाली स्टोरी लाइन तुमने लिख कैसे दी, तुमने तो फैंस की इंटेलिजेंस पे ही सवाल उठा दिया। लेकिन वो एक्सट्रीम करने के चक्कर में कई बार जो आउटपुट है वो ऐसा निकल के आता था जो फैंस के दिमाग में उनकी मेमोरी पे तौर पर हमेशा के लिए सेव हो गया है। बट ये है कि ट्रिपल एच के टाइम में वो जो चीजें वो थोड़ी सेफर हैं, थोड़ी कंसिस्टेंट हैं, लेकिन वो केओस भी नहीं है, वो वाओ फैक्टर। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पर एक्टिव हो तो आपको पता होगा। फिर एक चीज होती है एक क्रिएटिव हेड का सुपरस्टार्स के लिए बायस्ड होना, और ये भी मेरी अजम्पशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज ट्रिपल एच ने अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की तरह देख लिया भाई, उसके ऊपर फिर वो ऑल आउट जाते हैं, नो मैटर फैंस उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर आप पेंटा को देखोगे, भाई पेंटा क्योंकि पूरा ट्रिपल एच का ही आइडिया है कि भाई इनको हम ऑल एलिट रेसलिंग अपनी कंपनी में लेके आते हैं, तो उनकी एंट्रेंस देखो डे बाय डे वो कैसे इंप्रूव करते जा रहे हैं। स्टेफनी वकेर का हमने राइज देखा ट्रिपल एच के टाइम में। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कुछ दूसरे नाम, जैसे अब मैं इसमें रैंडी ओटन को भी डाल सकता हूं, उनको पता है ये बंदा ऑलरेडी स्टैब्लिश है, शायद रैंडी ओटन को ऊपर चढ़ा के मेरे बारे में लोगों का क्या ही ओपिनियन बदल सकता है, या फिर सेम गोज फॉर रोमन रेंज, क्योंकि ये बंदे बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं और क्योंकि ये ट्रिपल एच के प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर वो जो बायसनेस है वो काफी ज्यादा यहां पे नजर आती है, जो कि थी तो वैसे विंस मैकमैन के टाइम पे भी। और आई थिंक ये ऐसी चीज है कि WWE में अगर कोई भी बंदा इस पोजीशन पर आएगा तो वो ये चीज होने ही वाली है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और इस वजह से कई हमारे जो फेवरेट सुपरस्टार्स हैं उनकी बुकिंग को हम देखते हैं कि भाई इनको रेगुलर वीकली शोज पर कोई सीरियस लिया नहीं जा रहा। लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो कि अभी या तो राइज कर रहे हैं अपना, या फिर ऐसे सुपरस्टार जिनके बारे में फैंस इतना केयर नहीं करते, उनको एक स्पेशल प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, भले ही फैंस उनको टीवी पर देखना पसंद करें या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने किसी एक स्टोरी की बात नहीं करी है कि ये स्टोरी ऐसी थी पहले और अब स्टोरी ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे हमने बात करी है उन कोर पॉइंट्स की जो कि पहले की WWE में थे लेकिन अब वो चेंज हो चुके हैं। अगेन उस टाइम के भी काफी सारे डाउन साइड थे, अब के टाइम पे बहुत सारे डाउन साइड है, लेकिन बात ये है कि फैंस ने उस टाइप की WWE को अडेप्ट कर लिया था और अब इस चेंज के थ्रू WWE जा रही है। और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली WWE के करंट प्रोडक्ट के लिए आना ही था। बाकी आपका क्या ओपिनियन है WWE के इस पूरे अभी जो सीन चल रहा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं इसके ऊपर भी आप अपना जो ओवरऑल थॉट्स है वो बता सकते हो। बाकी WWE से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आता ही रहता है, तो आप लोग इसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।